स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हिंदी में इसको बोलेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया बच्चों। ठीक है, तो यार देखो, हम सबको पता है कि हमारे पास जो किताबें हैं, है ना, बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर देखते हैं हम लोग, पढ़ते भी हैं, है ना, मैगजीन हो गया, ठीक है, या पोस्टर हो गया, या कोई टेक्स्ट हो गया, इन सब चीजों के अंदर भैया होते हैं इमेजेस। सबको पता है इमेजेस होते हैं और टेक्स्ट होते हैं, है ना, मतलब कुछ भी चीज, लिखी हुई चीज। तो लिखी हुई चीज या कोई सी भी इमेज को जब हम पेपर के ऊपर छाप देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का हिंदी में नाम होता है मुद्रण या फिर छपाई। क्या नाम होता है बेटा? छपाई भी बोलते हैं या मुद्रण भी बोलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि पहले के जमाने में कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती थी और अब जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बदलती गई है बच्चों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा शुरुआती छपी किताबें। ठीक है, तो देखो यार, किताबों की जो छपने की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी बच्चों पूर्वी एशिया से, है ना। पूर्वी एशिया के अंदर जो है 3 देश थे, एक तो चाइना, एक जापान और एक कोरिया, है ना। यहाँ पर जो है हैंड प्रिंटिंग हुआ करती थी, मतलब कि हाथ से किताबें छपती थी बच्चों उस समय, है ना। तो देखो, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाइना और जापान के अंदर के बारे में पढ़ना है, कोरिया के बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाइना में मुद्रण से, मतलब कि चाइना में प्रिंटिंग से बच्चों। ठीक है, अब चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग हुआ करती थी, ये कब की बात है? 594 ईस्वी की बात है ना, 594 एडी की बात है। ठीक है, उस समय वहां पर हुआ करती थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, हाथों से छपाई। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास में एक लकड़ी का गुट्टा है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये प्लास्टिक है पर ऐसे लकड़ी का बना लेता तो लकड़ी का गुट्टा हो जाता। इसका ये वाला हिस्सा जो है, मोहर सबने देखी कि नहीं देखी है? देखी होगी ना मोहर। इसका ये वाला हिस्सा जो है, इस पे कुछ ना कुछ प्रिंट है। क्या प्रिंट हुआ है? आई कोचिंग प्रिंट हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, इस पे मैंने जो है, देखो मैं इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर में ऐसे इस कागज पे यहाँ पे इसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से प्रेस कर रहा हूँ, एकदम ताकत लगा के। अभी देखना क्या होता है, आपको पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा ये, है ना। ये मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब ये प्रेस हुआ है तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया आई कोचिंग। ठीक है, ये आई कोचिंग लिखा हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि भैया जब आप इस तरीके से प्रिंट करते हो तो आप इसके बैक साइड को देखो, इसके पीछे वाली पे, इसके पीछे वाले पे भी, पेज पे भी छप जाता है ये, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया उस समय के पेपर या ये वाला पेपर जो है वो पतला था, तो पेपर पतला होने की वजह से हमने छापा तो इधर, लेकिन पीछे की साइड में भी छप गया, तो पीछे का पेपर जो है वो भी बेकार हो गया, बैक साइड भी इसकी खराब हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। आई बात समझ में? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या चीज है? तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा तो इस तरीके से जैसे मैंने आई कोचिंग वाला छापा था ना, इस तरीके से उस जमाने में लोगों ने अलग अलग डिजाइनें बना रखी थी वुड ब्लॉक के ऊपर, जिसके थ्रू वो जो इसको छापा करते थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यही थी कि भैया जब अपन छापते थे तो पीछे वाले पन्ने पे भी छप जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से वो गंदा लगने लग जाता था। इसलिए उस जमाने में जो है बुक किस तरीके से छापी जाती थी? अकॉर्डियन स्टाइल में, है ना, मतलब अकॉर्डियन बुक, मतलब एक ही तरफ छापते थे, दूसरी तरफ तो छापते ही नहीं थे। बात समझ में? इसको बोलते थे हम लोग अकॉर्डियन बुक। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन के अंदर जो है इतनी सारी किताबें क्यों छप रही थी, है ना। तो होता क्या था कि पहले चीन के अंदर जो है राजशाही शासन हुआ करता था, मतलब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। अब राजा महाराजा जो है अपने यहाँ पर काम करवाने के लिए भैया जो लोगों की जरूरत तो पड़ेगी सही इनको, तो इन्होंने क्या करा, वहां पर एक परीक्षा आयोजित करवाते थे, है ना। जो उस परीक्षा को पास करता था उसको ही अपने यहाँ पे काम पे ले लेते थे। ये इस तरीके से जैसे अपने यहाँ पर अभी होती कि नहीं होती, बड़े काम करने के लिए गवर्नमेंट में जो है सिविल सर्विसेज की जरूरत होती है ना, यूपीएससी वगैरह, उस टाइप की परीक्षा हुआ करती थी। अब उस परीक्षा को देने वाले जो लोग थे वो भैया जब इस परीक्षा को देने के लिए पढ़ना पड़ता था, तो पढ़ने के लिए भैया उनको जो है किताबों की जरूरत पड़ी, है ना। तो वहां के जो पब्लिशर थे, वहां के जो प्रिंटिंग का काम करने वाले थे, उन लोगों ने किताबें छापना शुरू करा। किसके लिए? बच्चों के लिए। जो विद्यार्थी थे उनके लिए किताबें छापना शुरू करा बच्चों, है ना। जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, मतलब परीक्षा देने वाले लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे जो है प्रिंटिंग का काम, मतलब बुक छपने का काम भी बढ़ता गया बच्चों। ठीक है, अब अभी तक तो बुक छपने का काम किसके लिए हो रहा था? बच्चों के लिए हो रहा था, विद्यार्थियों के लिए हो रहा था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो 17वीं सदी तक, है ना, कब तक? 17वीं सदी तक बच्चों, है ना। उस समय क्या हुआ भैया कि वहां पर जो है शहरीकरण आने लग गया।
चीन में क्या आने लग गया, शहरीकरण। शहरीकरण की वजह से क्या हुआ कि भैया वहां के जो दूसरे व्यापारी लोग हैं, मतलब और दूसरे लोग भी, विद्यार्थियों के अलावा भी दूसरे सारे लोग भी जो है वो भी भैया किताब पढ़ने लग गए। किस चीज के लिए किताब पढ़ते थे? जैसे कोई व्यापारी था तो वो ये इसलिए किताब पढ़ता था कि यार मेरे को कहीं से नॉलेज मिल जाए और मैं भी अच्छे से व्यापार कर सकूं, है ना। तो वो व्यापार के हिसाब से किताब पढ़ने लग गया, है ना। और यहाँ तक कि जो बहुत सारे लोग थे उनके लिए तो पढ़ना एक शौक बन गया था। मतलब जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो किताबें पढ़ना चालू कर देते थे। जैसे आज होता है कि नहीं, आपको फ्री टाइम मिल जाता था, आप मूवी देखना चालू कर देते हो, वेब सीरीज देखना चालू कर देते हो, गेम खेलना चालू, उसी तरीके से उस समय वो किताबें पढ़ते थे। उनके पास ऑप्शन ही वही था, है ना। अब आपके पास तो आज बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं कि नहीं। तो देखो अब फिर क्या होता था कि जो और भी बहुत सारे लोग, अब जब चीजें बढ़ती जाती है ना तो आदमी और डिमांड करता जाता है कि और चाहिए और चाहिए। तो लोग वहां के क्या चाहने लग गए थे कि यार अब हमको काल्पनिक किस्से, रंगीले रोग होंगे है कि नहीं, वो क्या चाहते थे कि हमको जो है काल्पनिक किस्सों वाली कहानी किताब मिल जाए, है ना, कि ऐसी किताबें छाप छाप के दो जिसके अंदर काल्पनिक किस्से आ जाए, जिसमें रोमांटिक नाटक आ जाए, है ना, जिसके अंदर कविताएं हो, आत्मकथाएं हो, इस टाइप की बहुत सारी किताबें वो मांगने लग गए कि हमको ये सारी किताबें चाहिए भैया पढ़ने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तक तो ठीक था, लेकिन वहां की जो अमीर महिलाएं थी वो भी भैया किताबों का शौक रखने लग गई कि यार हमको भी किताबें पढ़ना है। इसलिए उन्होंने जो है, कुछ महिलाओं ने तो किताब पढ़ी भी सही और बहुत सारी महिलाओं ने तो जो है वहां पर, मतलब कुछ कुछ महिलाओं ने जो है किताबों को पब्लिश करना भी चालू कर दिया, मतलब उसका प्रकाशन भी शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है, हालांकि ये सारी बात, यहां तक तो क्या हो रहा था कि जो भी किताबें छप रही थी वो सब हैंड प्रिंटिंग हो रही थी, मतलब हाथ से ही छापी जा रही थी, है ना। तो अभी तक तो हैंड प्रिंटिंग ही थी चाइना के अंदर। फिर क्या हुआ भैया कि चाइना के अंदर जो है प्रिंटिंग प्रेस आई, मतलब एक मशीन आई जिससे प्रिंट कर सकते हैं, जो हम अभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उसी तरीके से एक मशीन आई जिससे हम लोग जो है प्रिंट कर सकते हैं। और मशीन कहां से आई? पश्चिमी देशों से आई थी बच्चों। कहां से आई थी? पश्चिमी देशों से आई थी। तो क्या लिखा? यांत्रिक मुद्रण के कारण मुद्रित सामग्री का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। अब एक बात बताओ, आप पहले हाथों से छपाई करो, हाथों से किताबें छापो, है ना, या फिर आप मशीन से छापो, किसकी मदद से जल्दी छपेगी? ऑब्वियस सी बात है, मशीन से। तो मशीन जब आ गई तो किताबें धड़ल्ले से छपने लगी, धड़ 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 धड़, है ना, ऐसे बहुत किताबें छपने लग गई। और वहां का, चीन का एक शहर है शंघाई, उस शंघाई जो है एक मुद्रण संस्कृति का एक केंद्र बन गया था। मतलब सबसे ज्यादा जो किताबें छपती थी वो शंघाई के अंदर छपती थी बच्चों। ठीक है, और धीरे धीरे हाथ से छपने वाली किताबें, हाथ की छपाई वाली किताबें जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गई और मशीन से छपने वाली किताबें जो है वो ज्यादा होने लग गई बच्चों। ठीक है, और अब हम समझते हैं जापान में छपाई को। तो देखो यार, 1768 से 1770 ईस्वी पूर्व क्या हुआ कि कुछ बौद्ध धर्म के प्रचारक चाइना से, है ना, चाइना से जो है वो कहां गए? जापान गए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और जब ये वहां गए ना तो भैया ये अपने साथ में जो है हस्त प्रिंटिंग टेक्निक, बात समझे, हाथ से छपाई की जो इनकी टेक्नोलॉजी थी उसको भी ये लेके गए। ऑब्वियस सी बात है ना। और इन्होंने जापान में जाकर जो है वहां के बहुत सारे लोगों को छपाई भी सिखाई भी सही, और वहां से जो है जापान में भी प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई थी बच्चों, है ना। अब क्या हुआ कि जापान के अंदर जो है सबसे पहली बुक छपी जिसका नाम था द डायमंड सूत्र। क्या नाम था बेटा? द डायमंड सूत्र, बोर्ड डायमंड सूत्र नाम से एक बुक छपी थी वहां पर। ठीक है, कब की बात है ये? 1868 में ये पब्लिश हुई थी वहां पर, है ना। इस बुक के अंदर जो है, इसमें पाठ के साथ साथ लेसन होते हैं ना अपनी किताबों में, और चित्र फोटो भी होते हैं, उसी तरीके से इस किताब में भी लेसन भी थे और इसके अंदर जो है फोटोज भी थे बच्चों, है ना, फोटोज भी थे। अब मतलब फोटो मतलब प्रिंट किए हुए फोटो, है ना। तो देखो मैं आपको इसका एक पेज दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो ये इसका एक पेज है ना। अब देखो, अब इस पेज पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रिंटिंग हुई पड़ी हुई है, और वो प्रिंट किससे हुई है? वो वुड ब्लॉक टेक्निक से, मतलब छाप छाप के, हाथ से छापी है इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से जापान में जो है प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी बच्चों। क्लियर? अब देखो क्या हुआ कि यार चलो ठीक है, जब जापानीज लोग कुछ सीख जाते हैं ना तो हर आदमी जो है कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश ही करता है। तो वहां के लोगों ने क्या करा फिर कि अब कपड़ों के ऊपर भी जो है छपाई चालू कर दी, है ना। वहां पे जो कार्ड, जो पत्ते आते हैं उसके ऊपर भी छपाई चालू कर दी उन्होंने। वहां की जो करेंसी थी, मुद्रा थी, उसके ऊपर भी छपाई चालू कर दी उन्होंने, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जब छपाई बढ़ रही थी तो वहां पर जो है कवि जो थे, वहां के जो लेखक थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा बुक पब्लिश किए ही जा रहे थे, बुक छापे ही जा रहे थे, छापे ही जा रहे थे। इससे क्या हुआ, जब बहुत सारी बुक बाजार में आती गई, तो जब बल्क में चीजें होने लग जाती है ना तो फिर जो है रेट भी कम होने लग जाती है, तो बुक की कीमत भी कम होने लग गई। जब बुक की कीमत कम होने लगी तो पढ़ने वाले लोग जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग गए बच्चों, है ना। और यहां तक कि किताबें भी छप रही थी, ये सब चीजें भी छप रही थी। और तो और पता है क्या हुआ कि वहां पर जो है पेंटिंग्स वगैरह भी छपना चालू हो गई,
है ना, मतलब पेंटिंग्स छपने लग गई। मैं आपको बताऊं यहाँ पे 18वीं शताब्दी तक, है ना, अंत में 18वीं शताब्दी के अंत में जापान में एक जगह है जिसका पहले नाम था ईडो और अभी का नाम है उसका टोक्यो। टोक्यो तो सबको ही पता है ना। तो टोक्यो के अंदर क्या हुआ था कि वहां पर जो है खूब सारी पेंटिंग छपना चालू हो गई थी बच्चों, ठीक है, जो वहां के कल्चर को, वहां की संस्कृति को प्रदर्शित करती थी। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग वहां पर छपना चालू हो गई थी। तो बहुत सारी बुक, बहुत सारी पेंटिंगों की वजह से वहां की जो लाइब्रेरियां हैं वो बिल्कुल खचाखच भरने लग गई थी बच्चों। अब हमको एक फेमस आर्टिस्ट जिनका नाम था कितागावा उतामारो, प्रसिद्ध जापानी कलाकार थे, है ना, इनके बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो देखो यार, इनका जो जन्म है वो 1753 में ईदो, टोक्यो के अंदर हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ था भैया। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनाई थी, है ना। जैसे देखो तैरती दुनिया की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, है ना। यहाँ तक कि जो है सामान्य मानवीय अनुभवों के चित्र बनाए थे। अभी तो आपको लग रहा होगा यार क्या ही बनाया था, लेकिन उस जमाने में सोचो ना, जिसने पहली बार ये पेंटिंग बनाया होगा तो कैसा लग रहा होगा, एकदम अलग ही लग रहा ना। आज अपने सामने कोई भयंकर मूवी आ जाती है तो अपने को कैसा लगता है, अरे यार तबाही मचा दी, बस वैसी वाली फीलिंग आ रही होगी इन लोगों को, वहाँ के जो लोगों को, कि क्या बना दिया यार, क्या बना दिया, है ना। और इन पेंटिंग्स को ये लोग ये जो कितागावा उतामारो थे, ये इन पेंटिंग्स को नाम दिया करते थे जिनका नाम था या उकियो करके बुलाया करते थे। क्या बुलाते थे? उकियो। अब हम समझते हैं कि प्रिंट की शुरुआत यूरोप में हुई कैसे, है ना। तो देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भैया चाइना और यूरोप के बीच में एक रास्ता हुआ करता था जिसको रेशम मार्ग कहते थे। इस रास्ते पे भैया क्या था कि सिल्क मतलब रेशम और मसालों के साथ साथ जो पेपर था वो भी चाइना से यूरोप जाया करता था, है ना। जब चाइना से यूरोप में पेपर जाने लगा तो भैया यूरोप के लोग जो है उस पेपर के ऊपर हाथ से उन्होंने लिखना चालू कर दिया, मतलब हाथ से किताबें बनाने लग गए वहां पर, है ना। उन किताबों को हम लोग बोलते थे पांडुलिपि, मेनूस्क्रिप्ट बोलते थे, ठीक है। मतलब यूरोप के अंदर अभी भी किताबें हाथ से लिखी जा रही थी, प्रिंटिंग मशीन वगैरह की कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा था बच्चों, है ना। फिर क्या हुआ कि वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा भैया, वो गए चाइना, है ना। जब ये चाइना गए तो इन्होंने चाइना का पूरा सर्वे किया, है ना, मतलब चाइना में अलग अलग जगह पर घूमे और वहां से जो है प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी पूरा ज्ञान लेके ये वापस जो है यूरोप लौटे, इटली लौटे बच्चों, ये, है ना। कब लौटे? 1295 के अंदर ये वापस से इटली आ गए, है ना। फिर इन्होंने इटली पहुंचने के बाद में जो है वहां पर किताबें छापना इन्होंने चालू करा और किसकी मदद से? जो इन्होंने चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी ना, उसकी मदद से इन्होंने और ज्यादा किताबें वहां पर बनाना शुरू कर दिया बच्चों, है ना। फिर क्या हुआ भैया कि देखो जब किताबें बनने भी लग गई, सब चीजें भी होने लग गई, है ना, लेकिन जो ये अमीर लोग थे ना, ये इन किताबों को, ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली किताबें थी, इनको ये लोग नहीं लेते थे, मतलब ये नहीं पढ़ रहे थे इन प्रिंटेड बुक को। क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्योंकि भैया ये जो बुक थी ना, ये जो प्रिंटेड बुक, इसकी जो कागज की जो क्वालिटी थी वो खराब होती थी, इससे उसकी वजह से इसकी गुणवत्ता भी कम होती थी, क्वालिटी खराब होने की वजह से सस्ती भी हुआ करती थी। तो सस्ती होने की वजह से ये जो अमीर लोग थे, इनको ऐसा लगता था कि अगर हम इन किताबों को पढ़ेंगे तो इससे हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाएगा, है ना। इसलिए भैया ये लोग इस किताबों को नहीं लेते थे, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, वहां पर ये लोग जो है ये चाहते थे हमारे लिए तो एक स्पेशली पेज की, स्पेशल कागज की किताबें बने। तो उस कागज को इन्होंने नाम दिया था, इस कागज का नाम था वेलम नाम का एक कागज था, उसके ऊपर ये किताबें छपवाते थे और उसको ही पढ़ते थे। हालांकि ये वेलम जो है ये कागज किससे बना होता था? जानवरों की चमड़ी से बना हुआ होता था। उस कागज पे लिखवाते और उससे पढ़ते थे फिर ये, ठीक है। ऐसा तो ये महंगा हो जाता था, इसलिए इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से पढ़ाई करते थे। लेकिन जो विद्यार्थी थे, है ना, जो स्टूडेंट थे, उन लोगों के लिए तो भैया ये प्रिंटेड बुक जो है बहुत ज्यादा काम की थी। उनको क्या लेना देना सस्ते महंगे से भी, चाहे उनके वैसे भी पैसे कम होते थे, है ना। तो उनके लिए तो पढ़ाई का काम बहुत जोरदार इससे हो जाया करता था। वुड ब्लॉक की प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो अभी यूरोप में फेमस नहीं हुई थी, है ना। लेकिन यूरोप के लोगों को तो भैया ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी थी, है ना। तो यूरोप में क्या हो रहा था कि किताबों की डिमांड जो है वो तो बढ़ रही थी, लेकिन लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रही थी, मतलब सप्लाई जो है वो बहुत कम थी, ठीक है। तो वहाँ के जो पब्लिशर थे, जो किताबें छपवाने वाले लोग थे, किताबें बेचने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा, उनको किताबें बेचनी थी तो ज्यादा से ज्यादा किताबें चाहिए, इसलिए उन्होंने भैया वहाँ पर जो है वहाँ के बहुत सारे राइटर जो
अच्छा लिखते थे मतलब, है ना, उन लोगों को हायर कर लिया कि भैया तुम हमारे लिए किताबें लिखो, है ना। तो ये क्या करते थे, ये जो है किताबों को, एक किताब लिखते थे, हाथ से लिखते थे, इसलिए हाथ से लिखने वाली किताबों को पांडुलिपि बोलते थे। तो ये एक पांडुलिपि लिखते थे, फिर उसकी कॉपियां करते थे, उसकी कॉपी मतलब लिख लिख के कॉपी। वहां ऐसा नहीं होता था कि मशीन में डाला और कॉपी हो गई, नहीं, हाथ से लिख लिख के कॉपी करते थे और ऐसे करके किताब बनाते थे। अब आप बताओ यार, हाथ से आप कितनी कॉपियां लिख लोगे, टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा ना, लेकिन लोगों को तो पढ़ना ही चाहिए, तो उनको तो किताबें चाहिए थे पढ़ने की, तो उतनी सारी किताबें नहीं आ पा रही थी, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये लोग जो है चार्ज भी बहुत ज्यादा ले रहे थे इनसे, कि यार हम तो भैया, हमको इतनी मेहनत, ऑब्वियस सी बात है, इतनी मेहनत करते थे तो पैसे तो लेंगे ही से, तो किताबें भी फिर महंगी हुआ करती थी, है ना। तो एक प्रॉब्लम ही थी कहीं ना कहीं, है ना। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने भैया इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को अपनाना चालू कर दिया, कि ये जो लकड़ी से जो छपाई करते थे ना, उसको इन्होंने अपनाना चालू कर दिया और धीरे धीरे जो है ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जो है पूरे यूरोप में फैलने लगी। अब इसके फैलने से क्या हुआ कि हाँ ठीक है, जब हम छपाई मतलब वुड ब्लॉक के थ्रू करने लग गए तो किताबें जो है वो ज्यादा से ज्यादा छपना शुरू हो गई भैया, है ना। लेकिन हालांकि अभी भी उतनी लेवल की किताबें नहीं छप रही थी, लोग तो ज्यादा ज्यादा किताबें मांग रहे थे कि हमको तो और चाहिए और पढ़ने को, लेकिन उतनी किताबें नहीं पढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो थी सही, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग, है ना, जो कि जर्मन के आविष्कारक थे। इन्होंने भैया वहां पर एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, समझे आप, एक यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने वहां पर एक आविष्कार कर दिया, मतलब एक मशीन बना दी जिससे आप जो है किताबें छाप सकते हो, प्रिंटिंग की एक मशीन बना दी उन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने कब बनाई ये मशीन, 1430 में बनाई, ठीक है। अब इन्होंने कैसे बनाई ये, चलो उसको समझते हैं। ये जो गुटेनबर्ग थे, इनका जन्म जो है जर्मनी के अंदर हुआ था, है ना, और इनके पापा जो है एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे, मतलब ये जो है एक व्यापारी के बेटे थे बच्चों, है ना। और इनके पास में जो है अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, है ना, और वहां पर जो है ये शराब और जैतून के काम करते थे, उसके ऊपर काम करते थे, और इनके पास उसके लिए जो है प्रेस भी थी, मतलब कि उनको प्रेस करना, है ना, जैतून को प्रेस करके शराब वगैरह बनाने का ऐसा कुछ काम हुआ करता था, ठीक है। तो मतलब इनको प्रेस का पहले से कुछ ना कुछ आइडिया था, है ना। अब क्या हुआ भैया कि वहां पर जो है ना, इन्होंने मतलब ये काम तो इनको आता ही था, उसके अलावा इन्होंने पत्थरों को चमकाने का काम भी करा, मतलब बेसिकली इन्होंने सुनारी की कला, जो सुनार होता है ना, वो वाली कला का भी नॉलेज इनको अच्छा खासा हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई, ठीक है। उस प्रिंटिंग प्रेस की क्या क्या खासियत थी, देखो मैं बताता हूं आपको। प्रेस का आइडिया इनको था ही सही, तो इन्होंने प्रेस बना भी ली। अब उसमें क्या था कि ये जो जगह दिख रही है ये होती थी उस प्रिंटिंग, इसको बोलते थे प्रिंट ब्लॉक, क्या बोलते थे, प्रिंट ब्लॉक बोला करते थे, और इसको बोलते थे हैंडल, ये हैंडल है, ठीक है। और ये वाली जो जगह थी इसको बोलते थे स्क्रू, कि ये स्क्रू हुआ करता था, और इसको हम लोग बोलते थे प्लेटन, ठीक है। इस प्लेटन का नीचे वाला हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। इस तरीके के वहां पर कुछ डिजाइनें हुआ करती थी। तो क्या होता था कि जब भी किसी कागज के ऊपर प्रिंट करना था तो उस कागज को इसके नीचे ऐसे लगा दिया जाता था, यहाँ पर इस जगह पे रख दिया जाता था, है ना, और हैंडल की मदद से इस हैंडल को ऐसे घुमाते थे तो ये कि ये डिजाइन जो है उस कागज के ऊपर छप जाया करती थी, ठीक है। इस तरीके से जो है प्रिंटिंग उस समय हुआ करती थी। हालांकि ये मशीन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जो है इस मशीन को 1448 तक आते आते बहुत अच्छा बना दिया था, मतलब अच्छा कर दिया था इन्होंने काम, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि देखो इस मशीन की मदद से सबसे पहली जो किताब छपी थी वो थी बाइबल। क्या छपी थी, बाइबल छपी थी, और इसकी लगभग 180 प्रतियां छपी थी, मतलब 180 कॉपी छपी थी बच्चों इससे, ठीक है, जिसको छपने में इनको 3 साल लग गए थे। कितना टाइम, मशीन से भी 3 साल लगे थे 180 कॉपी बनाने में, है ना। फिर क्या हुआ कि देखो अब मान लो मशीन आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो हाथ से छपाई वाला काम है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे काम थे जो अभी भी हाथ की मदद से ही होते थे, जैसे बॉर्डर बनाना, उसमें जो कोई इमेज वगैरह डालना, कुछ और डिजाइनिंग करना, बहुत सारे काम अभी भी हाथ से ही हुआ करते थे, ठीक है। फिर देखते ही देखते जो है 1550 तक भैया ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये पूरे यूरोप में फैलने लग गई। पूरे यूरोप में जाके इसको स्टेब्लिश कर दिया गया, स्थापित किया गया, है ना। उससे क्या हुआ, जब बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस होने लग गई तो भैया वहां पर बुक का एकदम बूम हो गया, मतलब बहुत सारी किताबें छपना चालू हो गई वहां पर, ठीक है।
मतलब ऐसा बोला जाता है कि 15वीं सदी के मध्य में जो है 20 मिलियन किताबें छपती थी, और जो यहाँ पर 16वीं सदी के मध्य में 200 मिलियन किताबें आ गई भैया। इतना भयंकर किताबों का चलन होने लग गया था, इतनी किताबें छपी थी। और वहीं इस दौर को ही हम लोग बोलते थे, इस दौर को बोलते थे भैया कि हाँ यहाँ पर जो है प्रिंट की क्रांति आ गई है, प्रिंट रिवॉल्यूशन हो गया है बच्चों। हम समझेंगे मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव, है ना। तो देखो क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहला प्रभाव पड़ा भैया, नया पाठक वर्ग आया। कहने का मतलब यह है कि देखो प्रिंट क्रांति से पहले क्या था कि जो किताबें थी ना वो सिर्फ और सिर्फ जो राजशाही लोग थे, जो स्पेशल लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्हीं के पास उपलब्ध थी और वही किताबों को पढ़ते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो अमीर लोगों के पास पैसा हुआ करता था तो वो किताबें खरीद सकते थे, है ना। किताबों को खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ही, सही ना। तो अमीर लोगों के पास ही होता था इसलिए वो खरीद लेते थे, है ना। उसके बाद में अमीर लोग जो थे वही पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होंगे वही किताब खरीदेगा, जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा वो क्यों खरीदेगा किताबों को, ठीक है। तो इसके ये दोनों कारण थे, है ना। लेकिन जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके पास पैसा था ही नहीं और ना ही ये पढ़े लिखे होते थे, इसलिए किताबों को खरीदते ही नहीं थे, है ना। लेकिन ये भी किताबों को खरीदते तो नहीं थे, लेकिन इनके इसमें क्या होता था कि कोई सा एक व्यक्ति हुआ करता था, है ना, वो खरीद लेता था किताबों को और फिर वो इन सबको सुनाता था। मतलब जैसे एक जना खड़ा हो गया, एक जना पढ़ रहा है, क्लास में नहीं होता छोटे क्लासेस में, एक जना पढ़ रहा है और बाकी के बच्चे सुन रहे हैं, उस टाइप से जो है वो ये जो एक जना कोई सा पढ़ता था, जिसको थोड़ा पढ़ा लिखा होता था वो पढ़ देता था और बाकी लोगों को समझा देता था। तो पहले ऐसे जो है मौखिक संस्कृति होती थी पढ़ने की, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है भैया, है ना, जब समय बदलता गया, जब प्रिंट क्रांति आई, तो जब प्रिंट क्रांति के दौरान क्या हुआ, बहुत सारी किताबें छपी। धड़ल्ले से जब किताबें छपना चालू हुई तो किताबों का ढेर लग गया। जब किताबें बल्क में छपना चालू हुई तो किताबें सस्ती भी होने लग गई, है ना। जब किताबें सस्ती होने लग गई ना बेटा, तो फिर जो ये आम लोग हैं, है ना, ये भी इनको भी किताबें अब ये खरीद सकते थे, है ना। मतलब जब सस्ती हो गई तो ये खरीद सकते थे किताबें। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, ये यूं सोचते थे कि यार चलो सस्ती हो गई वहां तक तो ठीक है, पर हमको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, हमारी इतनी एजुकेशन ही नहीं हुई है कि हम किताबों को पढ़ सके। तो ये सोचते कि आखिर हम किताबें खरीदें क्यों फिर, है ना। तो जो पब्लिशर थे, जो किताबें छापने वाले लोग थे, उनको ये बात पता थी कि इनको पढ़ना नहीं आता, इसलिए उन्होंने ऐसी किताबें छापना चालू करी जिसके ऊपर भैया ज्यादा से ज्यादा फोटो हो, इमेजेस हो, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, इमेज देख के भी आइडिया लग जाए कि हाँ भैया इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या बातें होती है। इमेज से हमको आइडिया लग ही जाता है, वीडियो से आइडिया लग रहा है, बताओ पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से जो इमेजेस थे, फोटोज थे, उनसे इनको आइडिया लग जाता था कि इस किताब में कौन सी बात, कौन सी जानकारी दी गई है ना। तो इस तरीके से जो है आम लोग जो है वो भी भैया किताबों को खरीदने लग गए और किताबों को पढ़ने लग गए। मतलब जो ये पहले ओरली सुनते थे, पहले मौखिक सुनते थे ना, अब उनकी वो जो है मौखिक वाली आदत तो छूटती गई और पढ़ने की आदत उनकी धीरे धीरे जो है वो डेवलप होने लग गई। बच्चों आई बात समझ में। अब हम समझते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। देखो कुछ लोगों को क्या लगता था कि इस प्रिंट की वजह से जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, धर्म से रिलेटेड जुड़ी हुई खबरों पे जो है बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं ना। और असलियत में ऐसा हुआ भी सही, है ना। क्या हुआ भैया, वो जो डर था वो सही साबित हुआ, है ना। एक व्यक्ति थे जो इनका नाम था मार्टिन लूथर, धार्मिक, है ना, सुधारक थे ये, ठीक है। इन मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थीसिस लिखी थी बच्चों, है ना। और उस थीसिस के अंदर उन्होंने क्या करा, एक चर्च था रोमन कैथोलिक चर्च, उसकी जो है प्रथाएं थी, जो उसके अनुष्ठान थे, उसके बारे में इन्होंने आलोचनाएं कर दी थी, मतलब बुराइयां करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ भैया, और इन्होंने इस चर्च को जो है चैलेंज भी कर दिया कि यार अगर तुमको मेरी बातें गलत लगती हो तो आओ और मेरे से जो है यहाँ पे बहस करो, डिबेट कर लो, पता पड़ जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ओपन चैलेंज कर दिया था इन्होंने, है ना। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जब इनकी किताबें जो है, इनकी थीसिस फैलने लग गई ना, तो बहुत सारे लोग जो है इनकी किताबों को पढ़ने लग गए, इनकी थीसिस को पढ़ने लग गए। तो लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आने लग गई, तो बहुत सारे लोग जो है इनके सपोर्ट में आ गए भैया। मतलब वो चर्च को छोड़ के इनके सपोर्ट में आने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे लोगों में बंटवारा हो गया। देखो दो ग्रुप बन गए ना जबरदस्ती में, एक तो कैथोलिक का ग्रुप था इसे, और एक और आ गया प्रोटेस्टेंट, मतलब विरोधियों का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, प्रिंट की वजह से, इस प्रिंटिंग की वजह से हो गए ना लड़ाई झगड़े, तो ये डर लोगों में था वहां पर, है ना। तो भैया इसी
इसीलिए जो मार्टिन लूथर थे वो ये बात बोला करते थे भैया कि जो प्रिंट जो है वो भगवान का अंतिम उपहार है और ये सबसे बड़ा उपहार है। मतलब इसके थ्रू हम अपनी बात किसी से भी कह सकते हैं और अपनी चीजों को समझा सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग मुद्रण और प्रतिरोध को। तो देखो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने जब किताबें छपने लगी ना तो फिर वो भी किताबों को पढ़ने लग गए, उससे उनको थोड़ा ज्ञान मिलने लग गया है ना। जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको भी थोड़ी अक्ल आने लग गई, उनको थोड़ा ज्ञान मिलने लग गया था, लेकिन अभी पूरा ज्ञान आया नहीं था उनके पास में। ठीक है, अब क्या हुआ भैया कि वो थोड़ा बहुत ज्ञान के बल पे मतलब हल्का फुल्का सीखा और उसकी वजह से जो है वो लोगों को समझाने लगे, अधूरा ज्ञान बांटने लग गए, मतलब गलत नॉलेज फैलाने लग गए है ना। यहाँ तक कि भैया उनको जितना भी थोड़ा बहुत आता था वो उसी को मतलब उन्होंने कोई से धर्म की एक चीज पढ़ी मान लो है ना, अब उस धर्म की चीज से उन्होंने पढ़ा क्या, उन्होंने समझा कुछ और, पढ़ा तो कुछ और, उसमें लिखा हुआ कुछ और है, पर वो समझ कुछ और रहे हैं और फिर भैया उनकी जो समझ में आया उस हिसाब से वो कुछ और छाप देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो अलग अलग चीजें छापने लग गए थे भैया धर्म की चीजों से रिलेटेड। तो यार तो गलत होगा ना, बिल्कुल गलत है। अपन किसी भी चीज को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के छापेंगे तो एक भैया बहुत भयंकर चीज हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं इसके ऊपर। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेनेक्यो नाम के है ना। इन मेनेक्यो ने क्या किया भैया, इन्होंने जो है ये भी इनको भी पढ़ने का शौक था, इन्होंने भी पढ़ाई लिखाई पढ़ने लग गए थे, अलग अलग किताबों को पढ़ रहे थे। उस समय इन्होंने क्या करा, बाइबल को पढ़ना चालू करा। ठीक है, अब बाइबल से इन्होंने कुछ चीजें सीखी, लेकिन फिर इनको क्या है उस बाइबल से जो चीजें सीखी ना उसको तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश करना चालू कर दिया और उससे जो चीजें हैं है ना, उसमें जो चीजें उन्होंने पढ़ी उसको इनके जो समझ में आया उस हिसाब से इन्होंने लिखना चालू कर दिया, मतलब इन्होंने अपनी किताबें छापना चालू कर दिया। अब यार ये बात जो है वहां के जो चर्च है उनको अच्छी थोड़ा ना लगेगी, तो वो नाराज हो गए इनसे। तो उन्होंने पूछा भैया इनको बुलाओ क्या यार, ये क्यों ऐसा उल्टा सीधा क्यों छाप रहे हो, चलो आओ बताओ हमको क्या कारण है इन सब का। तो भैया इनको बुलाया गया कि यार इनको मना भी करा कि मत छापो, ये सब उल्टी सीधी हरकतें मत करो, लेकिन ये नहीं माने। तो भैया फिर इनको जो है वहां पे मार दिया गया। ठीक है, अब देखो जब ये सब चीजें होने लग गई तो वहां के जो लोग थे है ना, जो रोमन कैथोलिक थे, उनको जो चर्च था उनको समझ में आने लग गया कि यार ये तो है ना ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ऐसे नहीं है कि हर कोई आदमी कुछ भी छाप दे है ना, तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो नियम कानून लाना पड़ेगा ना, कोई तो सेंसरशिप करनी पड़ेगी, कोई प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जो है भैया वहां पर एक पूरी लिस्ट दी कि तुम लोग जो है तुमको छापना है ना छापो, पर तुम इनमें से जो जो लिस्ट हम दे रहे हैं उन सब टॉपिक से रिलेटेड तुम कुछ नहीं छाप सकते, बिना बात के धर्म की चीजें फालतू की चीजें तुम नहीं छाप सकते हो, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पढ़ने का जुनून। तो देखो क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के अंदर जो है साक्षरता की दर बढ़ने लग गई, मतलब लोग जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे होने लगे और पढ़ाई लिखाई करने लग गए। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां के जो चर्च थे उन्होंने भैया गांव-गांव में बहुत सारी जगह पर जो है स्कूल ओपन कर दिए थे। अब स्कूल खुलेंगे तो पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी तो अपने आप साक्षरता की दर जो है वो बढ़ गई थी। और आप बात नहीं मानोगे 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है जो साक्षरता की दर थी वो 60 से लेकर 80% तक हो गई थी वहां की। ठीक है, मतलब कितनी बड़ी बात है सोचो है ना। अब क्या हुआ कि जब लोग पढ़ने लग गए, पढ़ना सीखना जब सारी उनके मतलब इंटरेस्ट जागने लग गया, तो भैया लोगों को जो है पढ़ने की लत लगने लग गई। वो सोचे कि अब तो और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई चाहिए हमको है ना, किसी भी कीमत पर हमको बुक चाहिए, किताबें चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ भैया, फिर वहां पर जो है और भी तरह की किताबें छपना स्टार्ट हो गई, जैसे कोई पंचांग वगैरह छपना आ गई, मतलब जो जैसे अपने यहाँ पे पंचांग होते हैं कि नहीं, उसी तरीके से वहां पे भी रिचुअल कैलेंडर छपने लग गए छोटे मोटे है ना। उसके बाद लोक गाथाएं और लोकगीत की किताबें छपने लग गई है ना, चेप किताबें इंग्लैंड के अंदर छपने लग गई है ना, और जो है बिब्लियोथिक ब्लू नाम की फ्रांस के अंदर किताबें छपने लग गई। ये किताबें बहुत छोटी पॉकेट साइज की किताबें होती है, जैसे अपने यहाँ पे गुटके नहीं आते थे पहले, याद हो तो आपको ध्यान हो तो, जैसे छोटी छोटी किताबें छपने लग गई थी बच्चों। ठीक है, अब और तो और जो है वहां के जो अखबार है वहां पर भी अखबार भी आने लग गए थे। ठीक है, और उन अखबारों के अंदर लेकिन उस समय क्या होता था, अखबारों के अंदर जो है युद्ध की खबरें या व्यापार से रिलेटेड खबरें छपती थी, पर हाँ छपाई होने लग गई थी। ठीक है, और तो और जो वहां के साइंटिस्ट थे जैसे न्यूटन हो गया, वोल्टेयर हो गए है ना, रूसो हो गया, इन्होंने जो भी अपनी थ्योरियां दी थी वो सारी की सारी चीजें जो है वो भी छपने लग गई थी बुक के अंदर बच्चों। ठीक है, लोगों के अंदर जो पढ़ने का जुनून आया ना, वो असलियत में भैया जो रंग बिरंगी कलरफुल जो किताबें आती थी उसकी वजह से लोगों में पढ़ने का इंटरेस्ट बनने लग गया, और लोग जो इसको एक जुनून की तरीके से देखने लग गए, और कि भैया यार पढ़ के हमको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, बहुत सारी शिक्षा मिल सकती है, सही गलत क्या है सारी बातें हमको समझ में आ सकती है ना। तो भैया जब लोगों में अक्ल आने लग जाती है, समझ में आने लग जाता है ना, तो फिर वो जो कुनीतियां होती है, जो दूसरी उल्टी सीधी चीजें हो रही थी, लोग उसके खिलाफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भैया
कि जब 18वीं शताब्दी के मध्य में, है ना, लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए थे, लोगों में समझ पड़ने लग गया था, है ना, उनको ज्ञान मिलने लग गया था, बहुत सारी चीजें अच्छी होने लग गई थी ना, तो लोग समझ गए कि भैया ये जो किताबें हैं ये ही हमारे समाज से निरंकुशता से हमको मुक्त कर सकती है। मतलब निरंकुशता को कौन हटा सकता है? ये किताब ही हटा सकता है। मतलब ज्ञान से ही निरंकुशता हट सकती है भैया, है ना। और यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति थे वहां पे जिनका नाम था लुईस सेबेस्टियन मर्शियर, उनका तो ये तक मानना था कि भैया अगर लोग ऐसे ही अच्छे समझते गए और समझदार होते गए भैया तो एक न एक दिन जो है वो राजा की जो कुनीतियां हैं उसके खिलाफ में भी बोलेंगे, है ना, राजा का भी विद्रोह कर देंगे वो एक न एक दिन। और हुआ भी यही भैया, है ना। जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति के अंदर भी बताया आपको सबसे बड़ा जो कारण था फ्रांस की क्रांति का, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस प्रिंट कल्चर की वजह से ही हुआ। फ्रांस की क्रांति मतलब प्रिंट की वजह से लोगों में जागरूकता फैलने लग गई, तो उसकी वजह से जो है फ्रांस में क्रांति भी हुई थी। अब हम लोग समझते हैं भैया मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति थी, मतलब कि किस तरीके से प्रिंट की वजह से जो है फ्रांस के अंदर क्रांति आई थी, है ना। तो देखो बहुत सारे इतिहासकार जो है ये मानते थे कि आखिर इस प्रिंट की वजह से ही फ्रांस में क्रांति आई थी। अब कैसे हुआ था? तो देखो क्या था कि पहले जो है इतिहासकारों ने 3 तर्क दिए इस बात के लिए, है ना, उन्होंने कारण भी बताया कि ऐसा क्यों है। देखो सबसे पहला जो कारण था वो था कि प्रिंट ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों को लोकप्रिय बनाया था। कहने का मतलब यह है कि उस समय के जो फिलोसोफर थे जैसे वोल्टेयर, रूसो, इनकी जो भी विचार थे, इनकी जो फिलोसॉफी थी वो भैया लोगों के बीच में फैलने लग गई। मतलब ये कहते थे कि भैया ये जो चर्च के जो अधिकारी हैं और जो निरंकुश शक्ति है उनके खिलाफ में ये लोग बोलते थे, इनके विचार रखते थे, है ना। अब इनके विचार जो है वो प्रिंट कर देते थे, वो मतलब लिख देते थे, और लिखने की वजह से वो लोग पढ़ते थे तो लोग जो है इनके खिलाफ में आने लग गए, है ना। दूसरा क्या हुआ कि भैया वहां पर जो है जो प्रिंट की वजह जब लोग पढ़ने लग जाते हैं ना तो उनको समझ पड़ने लग जाता है, तो समझने की वजह से फिर लोग जो है वाद विवाद करने लग जाते हैं। मतलब फिर वो सही गलत का फैसला लेने लग जाते हैं कि यार नहीं तुम सही हो, तुम गलत हो, ये गलत हो रहा हमारे साथ, ऐसी सारी चीजें होने लग जाती है जिसकी वजह से भैया बहस चालू हो जाती है ना। और उस बहस की वजह से क्या हुआ भैया कि जो पुरानी संस्कृति थी, जो लोगों को ठीक नहीं लगती थी, जो कुरीतियां रिवाज थे, उन सब के खिलाफ में लोग आवाज उठाने लग गए और बोलने लग गए, है ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुआ कि जो फ्रांस का समाज था ना, वो समाज भैया वहां पर ऐसे समझो, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ये कि फ्रांस का समाज जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना। एक तो है पादरी, ठीक है, दूसरा है कुलीन लोग मतलब राजा महाराजाओं के रिश्तेदार हो गए, जो अमीर लोग उस टाइप के समझ लो, है ना। और तीसरा जो है आम लोग, कॉमन लोग अपने जैसे, ठीक है। तो क्या होता था भैया कि देखो वहां पर जो है ये जो पादरी थे, है ना, इनको भैया कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और अमीर थे, है ना। ऐसे जो कुलीन लोग थे, जो राजा महाराजाओं के साथ के लोग थे, उनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये भी अमीर लोग थे। लेकिन जो आम लोग थे ना भैया, उनको एक तो वो गरीब थे, उसके ऊपर से उनको टैक्स भी देना पड़ता था। अब ये सारी बातें जो है, ये जो गलती है ना यार, एक तो गरीब है और उनसे टैक्स भी ले रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो है फैलने लग गई भैया, है ना। फैलने किस तरीके से लगी? इन सब चीजों को, ये जो उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी, इनको किताबों में छापना चालू कर दिया भैया, है ना। जब राइटरों ने किताबों में छापा और लोगों ने पढ़ा तो लोगों को समझ पड़ने लग गया कि यार अपने साथ तो बहुत गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना। तो लोग भड़क गए भैया। अब लोग जब भड़के ना, तो इसी भड़काव की वजह से जो है फ्रांस की क्रांति आई। फिर समझ में आई बात? मतलब फ्रांस, लोग भड़क गए तो लोग जो निराश हो गए, निराश होने की वजह से फिर लोग लड़ भिड़ गए और फिर जाके फ्रांस की क्रांति आई थी। तो आखिर फ्रांस की क्रांति किसकी वजह से? उस किताबों की वजह से ही, प्रिंटिंग की वजह से ये सब चीजें हो पाई थी। 19वीं सदी आई तो यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग ने जो है पढ़ना लिखना चालू कर दिया था और वहां की साक्षरता की दर जो है बढ़ गई थी। मतलब कि भैया वहां के चाहे बच्चे हो, चाहे औरतें हो, चाहे वर्कर हो, सब ने पढ़ाई करना चालू कर दिया था और सब अच्छे खासे जो है नॉलेजेबल बन गए थे। साक्षरता की दर अच्छी खासी बढ़ गई थी बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, महिला और श्रमिक के बारे में कि इन्होंने पढ़ने के लिए इनको क्या क्या सुविधा मिल रही थी, है ना, और इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई। तो देखो 19वीं शताब्दी के दौरान बच्चों ने क्या किया, बच्चों के लिए क्या क्या हो रहा था कि बच्चे जो है स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन तेजी से होने लग गया कि बच्चों के लिए भैया जो स्कूल की किताबें हैं वो ज्यादा से ज्यादा छपने लग गई। फेरी टेल्स वगैरह, कहानी वाली किताबें, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा छपने लग गई थी। यहाँ तक कि बच्चों के लिए अलग ही प्रिंटिंग प्रेस बना दी गई थी, बच्चों के लिए ही थी वो प्रिंटिंग प्रेस, है ना, जिससे बच्चों की किताबें छापी जा सके और बच्चों को पढ़ने को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ठीक है। और पता है आपको दो भाई थे जिनका नाम था ग्रिम ब्रदर्स, है ना। ये ग्रिम ब्रदर्स क्या करते, किसानों के बीच में जाते और वहां पे उनकी जो लोक कथाएं होती थी, है ना, होती ना कहानी, किससे भूत की कहानी है, वो अपने साथ चलता है कि नहीं चलता है, उस तरीके की कहानियां जो है ये लोग ऐसे सुनते थे, लोगों से इकट्ठा करते थे और फिर उस पूरी कहानी को जो है ये अपनी किताबों में छाप देते थे, जो कि बच्चों को पढ़ने में मजा भी आता था। परियों की कहानी, इस तरीके की जो चीजें थी वो भी फैलने लग गई थी, है ना। और एक नियम भी बना था वहां पर
कि भैया देखो ये ध्यान रखना कि बच्चों के लिए जो भी चीजें बना रहे हैं उसमें कोई भी अश्लील कंटेंट नहीं होना चाहिए, कुछ वल्गर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वल्गर वगैरह किसी ने डाल दिया तो फिर आपको सजा भी मिलेगी, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान वहां पर रखा गया था, ठीक है। फिर आता है भैया 19वीं शताब्दी में महिलाओं के ऊपर, है ना। तो देखो महिलाओं के साथ में क्या था कि महिला पढ़ तो रही थी, अब महिलाओं ने पढ़ने के साथ साथ जो है लिखने का काम भी चालू कर दिया था, ठीक है। जैसे किन किन बातों पे लिख रही थी, वुमेन्स लाइफ के बारे में लिखना चालू कर दिया था, है ना। गुड हाउस कीपिंग मतलब घर की देखभाल कैसे करे, सार संभाल कैसे करे घर की, इन सब चीजों के ऊपर जो है वहां पर लिखना चालू कर दिया था महिलाओं ने, है ना। और बहुत सारे मैनुअल लिखे थे मतलब, ठीक है। और तो और कौन कौन महिलाएं थी जो लिख रही थी, जैसे नाम बताएं आपको तो जेन ऑस्टेन हो गया, है ना, ब्रॉन्टे बहनें हो गई, जॉर्ज एलियट हो गया, ये सारे लोग जो है, ये जो महिलाएं थी ये लिखने का काम भी कर रही थी वहां पर, ठीक है। और उनका लेखन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था और महिलाओं की इच्छा शक्ति, उनकी जो है विल पावर, है ना, उनकी ताकत, उनकी दृढ़ संकल्प और सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हो रही थी वहां पर, ठीक है। और फिर जो है वर्कर जो वहां के थे, जो श्रमिक लोग थे, अब वो किताबें बेचारे खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए वहां पर क्या सिस्टम चला, लाइब्रेरी वाला सिस्टम चल गया कि लाइब्रेरी होती कि नहीं होती अपने यहाँ पे, उधारी में किताब लेके जाओ, रेंट पे किराए पे किताब लेके जाओ और वहां पे उस किताब से ज्ञान ले लो और थोड़े टाइम बाद वापस से उन किताब को लौटा दो। सेम कंसेप्ट वहां पर भी चलता था और उसकी वजह से जो मजदूर लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, वो भी अच्छे खासा पढ़ने लग गए थे और उनको अंदर भी बहुत सारी चीजों को लेके समझ पड़ने लग गया था कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से उन्होंने खुद को ही अपने आप को शिक्षित कर लिया था किताबों से पढ़ पढ़ के। अब हम समझते हैं नए तकनीकी परिष्कार। कहने का मतलब यह है भैया कि जब 19वीं शताब्दी का टाइम था तो वहां पर जो है प्रिंटिंग जो चल रही थी उसमें और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आने लग गई, वहां की टेक्नोलॉजी में सुधार होने लग गया प्रिंटिंग की, है ना। कौन कौन से सुधार हुए, तो देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड एम हॉय, है ना। ये अमेरिकन इन्वेंटर थे, मतलब कि आविष्कारक थे अमेरिका के, ठीक है। उन्होंने भैया एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, ठीक है। इस प्रिंटिंग प्रेस की खासियत कैसी थी कि बेलनाकार प्रिंटिंग प्रेस थी और ये भैया 1 घंटे के अंदर 8000 शीट को प्रिंट कर देती थी। 1 घंटे में कितनी, 8000 शीट जो है प्रिंट होने लग गई थी। यहां तक कि भैया उसके बाद में एक और प्रिंटिंग वहां पर जो बनी थी उसका भी आविष्कार हुआ था जिसका नाम था ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस। क्या नाम था, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस। और उसकी खासियत ये थी कि ये जो है 6 रंगों तक प्रिंट कर सकती थी। कितने, एक बार में 6 कलर प्रिंट हो जाते थे, ठीक है। अभी तो हमको सब नॉर्मल लग रहा है कि हो ही रहा है, पर पहली बार जिन्होंने ये सब चीजें देखा होगा उनको कितना बढ़िया लग रहा होगा और वायर कितनी जोरदार टेक्नोलॉजी आ गई है ना। फिर आया भैया 20वीं सेंचुरी का समय, है ना, 20वीं शताब्दी का। उसमें क्या हुआ कि जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी वो सब जो नॉर्मल हाथों वगैरह से भी चलती थी वो सब फुल्ली कन्वर्ट हो गई भैया किसके ऊपर, बिजली के ऊपर। मतलब सारी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बिजली से चलना स्टार्ट हो गई थी बच्चों, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें, जैसे कि पेपर फीडिंग में भी सुधार आने लग गया था, है ना। प्लेटों की गुणवत्ता अच्छी हो गई थी, स्वचालित पेपर रीलों को पेश किया गया था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक नियंत्रण हुआ था और यहाँ तक कि जो जैकेट बनने लग गए थे। कहने का मतलब ये है कि जो किताबें होते थे उसके कवर बनने लग गए थे बच्चों, ठीक। समझते भारत का मुद्रण संसार, है ना। तो देखो प्रिंट की टेक्नोलॉजी आने से पहले हमारे इंडिया के अंदर भी जो है खूब सारी पांडुलिपियां छापी जाती थी। छापी मतलब पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी जाती थी, समझ में आई बात। किताबें जो है हमारे यहाँ पर भी हाथ से लिखी जाती थी। अब कौन कौन सी लैंग्वेज में किताबें होती थी, जैसे संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, है ना, इन सब भाषाओं में। और जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, स्थानीय भाषा, उनके अंदर भी भैया बहुत सारी हस्तलिखित पांडुलिपि हुआ करती थी बच्चों, ठीक है। और जो पांडुलिपि होती थी वो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। किस पे लिखी जाती थी, ताड़ के पत्ते जो होते थे उसके ऊपर लिखी जाती थी, है ना। अब जो ताड़ के पत्ते इधर उधर ना हो जाए, चीजें इधर उधर बिखर ना जाए, फट ना जाए, इसलिए उनको जो है लकड़ी के एक ब्लॉक होता था उसमें ऐसे उसमें रखते थे, है ना, ताकि ये खराब ना हो ये सारी चीजें। या फिर जो है इनको सील दिया जाता था, सारे पेजों को सील दिया जाता था ताकि वो पूरी एक बुक जैसी बन जाए, है ना। और प्रिंट की शुरुआत तक पांडुलिपियों का उत्पादन जारी रहा। मतलब जब तक प्रिंट की टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक तो पांडुलिपियां जो है वो बनती जा रही थी, ठीक है। लेकिन इन पांडुलिपियों की भी कुछ ना कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी कि पांडुलिपि बहुत महंगी और नाजुक थी, बहुत महंगी। मतलब यार सोचो ना, एक बंदा लिख के कॉपियां बनाएगा तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ती थी, है ना। और नाजुक, पत्तों पे लिख रहे हो, ताड़ के पत्तों पे, तो नाजुक तो रहेगी सही, है ना। पांडुलिपियों को समझाने का कोई आसान तरीका नहीं था। कहने का मतलब अलग अलग राइटर अपने अपने अलग अलग स्टाइल में लिखता था, इसकी वजह से उसको समझने में भी तकलीफें होती थी, है ना। फिर क्या हुआ
सॉरी बच्चों, फिर जब प्रिंट जो है भारत में आई, मतलब जब प्रिंट की टेक्नोलॉजी भारत में आई है ना, उसको हम लोग बोलते हैं छपाई भारत आई, है ना। आपके इसमें चैप्टर में, आपकी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, छपाई भारत में आई। तो 16वीं सदी के मध्य में क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज मिशनरीज थे, है ना, वो भैया क्या हुआ कि वो प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लेके आए। और भारत में भी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पर आई? गोवा के अंदर। कहां पर आई बेटा? गोवा के अंदर आई। याद रखना है बात, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां आई? गोवा के अंदर आई, जिसमें भैया 1674 के अंदर जो है कोंकणी और कनारा भाषाओं में लगभग 50 किताबें छपी थी। कितनी? 50 किताबें छपी थी कोंकणी और कनारा भाषाओं में, है ना। और 1579 में और 1713 में कैथोलिक पादरियों ने पहली तमिल और मलयालम पुस्तक छापी थी, ठीक है। उसके बाद 1710 तक, है ना, डच प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने 32 तमिल ग्रंथ छापे थे बच्चों, है ना। तो अभी तक जो प्रिंटिंग हो रही थी वो सब लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, संस्कृत में, मतलब संस्कृत और इन सब में छप रही थी लोकल लैंग्वेज, लेकिन अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं छपा हुआ था। आई बात समझ में? 1780 में जो है अंग्रेजी चित्रकला की शुरुआत हुई, मतलब इंग्लिश में भी पेपर जो है वो छपने लग गया था बच्चों। अब किसने छापा था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स ऑक्सटन हिक्की नाम के एक व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने भैया सबसे पहला पेपर, इंग्लिश पेपर छापा था जिसका नाम था बंगाल गैजेट नाम से, ठीक है। इन्होंने नाम क्या रखा? बंगाल गैजेट नाम से इन्होंने एक पेपर छापा था, ठीक है। इस पेपर के अंदर वो बहुत सारे विज्ञापन वगैरह छापते थे, है ना, और बहुत सारे व्यापार की खबरें भी छापते थे। लेकिन साथ में ये क्या करते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी बहुत सारे गॉसिप छापते थे, उसकी बुराइयां छाप देते थे, उसकी बदनामी करते थे, ठीक है। अब ये बात जो है, एक जनरल थे अपने भारत के जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उस समय तो भैया अंग्रेजों का राज था, तो इन्होंने को ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब ये गलत छाप रहा था ना, तो इन्होंने क्या करा, इसको जेल में डलवा दिया, ठीक है। और इनने बोला कि यार तुम अखबार में छाप रहे हो, सब कुछ है, ले तुम छापो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन सिर्फ अच्छी खबर छापो, बुराई बुराई मत छापना, नहीं तो जेल में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही करके फिर जब 1800 शताब्दी का अंत का समय आया, मतलब जब 18वीं शताब्दी खत्म होने का टाइम आया, उस समय भैया कई भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाएं भी छपना स्टार्ट हो गई थी। और पहला समाचार पत्र जो था वो, उसका नाम था, हमारे भारत में जो भारतीयों ने छापा था उसका नाम था भैया बंगाल गैजेट। उसने भी नाम क्या रखा था? बंगाल गैजेट ही रखा, है ना। जो पहले जो था वो का वही नाम रखा, बस इसमें और उसमें अंतर ये था कि उसको हिक्की ने छापा था और इसको भैया सबसे पहले किसने छापा था, पब्लिश किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। और ये जो है राम मोहन राय के खास व्यक्ति थे। समझते हैं धार्मिक सुधार और सामाजिक बहस को, ठीक है। तो देखो यार, 19वीं सदी की शुरुआत से क्या होता था, धर्म के नाम पर जो है कोई ना कोई बहस चलती रहती थी, है ना। चाहे वो बहस जो है सार्वजनिक हो, मतलब लोगों के आमने सामने होके हो रही हो, या प्रिंट के माध्यम से हो रही हो, है ना। प्रिंट के माध्यम से भी बहस होती थी। हम सबको पता है कि प्रिंट जो है एक ऐसा तरीका भैया जो चीजों को बहुत जल्दी फैला देता है, मतलब बहुत जल्दी इस प्रिंट की वजह से चीजें फैलती थी, ठीक है। तो हुआ क्या भैया कि इन सब चीजों की वजह से जो है लोग पार्टिसिपेट करने लग गए थे इन सब चर्चाओं में। धर्म की चर्चाएं हो गई, है ना, चाहे उनको सार्वजनिक तरीके से पार्टिसिपेट करो या प्रिंट के माध्यम से, पर कैसे भी करके लोग इन सब चीजों में जो है उलझने लग गए थे, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट भी करने लग गए थे। और यहां तक कि जो है लोग इन सब बातों के लिए वाद विवाद भी करते थे, है ना। अब इससे क्या हुआ कि उस समय जो एक कुप्रथा चलती थी जिसको बोलते थे सती प्रथा। भैया कुप्रथा होती थी, इसमें क्या होता था कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है, मतलब किसी जो महिला है अगर उसका हस्बैंड मर जाता था, तो भैया क्या होता था कि उस महिला को जो भी जिंदा जलना पड़ता था। भाई बात समझ, आप कितनी बेकार प्रथा थी, इसको कुप्रथा बोलते हैं, है ना, और इसी को सती प्रथा बोलते थे, ठीक है। और एक और होता था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब यह है कि लोग ये मानते थे, उस समय ऐसा बोला जाता था कि भैया भगवान सिर्फ एक है, ठीक है, कि और कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक ही भगवान है, ऐसा। तो ये दो चीजें उस समय चला करती थी, है ना। अब क्या हुआ कि भैया कुछ लोग जो है, कुछ लोग इनको सही बोला करते थे कि यार ये बात सही है, सती प्रथा होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, है ना। लेकिन कुछ लोग जो है वो बोलते थे कि नहीं यार ये सब गलत है, यार ऐसे क्यों किसी को जिंदा जलाया जाए। तो इस तरीके से वाद विवाद होना स्टार्ट हो गया था बच्चों, है ना। अब क्या हुआ देखो कि देखो जब ये सब चीजें हो रही थी ना, तो लोगों को समझ में भी आने लग गया था कि यार प्रिंट की वजह से, सार्वजनिक चर्चाओं की वजह से जो है लोग समझदार हो रहे हैं, उनको समझ पड़ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो
प्रिंट को और ज्यादा कर दिया गया। मतलब जो भी लोगों के विचार थे ना उसको ज्यादा से ज्यादा छापा जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा छापने की वजह से क्या है, ताकि लोगों के बीच में वो सब चीजें फैलती जाए और लोग जो है सही गलत को समझते जाए, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम मोहन रॉय, है ना, भारतीय सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने भी एक अखबार निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी, है ना, कौमुदी है बच्चों, है ना। तो जो इन्होंने क्या करा, उस अखबार के अंदर ये छापते थे सती प्रथा के खिलाफ में, है ना, कि भैया सती प्रथा जो है ये बिल्कुल गलत है, सती प्रथा को बंद कर देना चाहिए। ये इस तरह की चीजें इस अखबार में छापा करते थे उसको बंद कराने के लिए, उसके खिलाफ में, है ना। तो लेकिन कुछ हिंदुओं को जो है ये बात नहीं जमती थी, वो भैया सती प्रथा के सपोर्ट में थे, है ना। इसलिए उन्होंने भी उनका एक अखबार निकाला जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। कब निकाला, 1821 की बात है ये, है ना। उस समय जो है इन्होंने भी अखबार निकाला और ये क्या करते थे, ये भैया उस अखबार के अंदर राजा राम, ये जो राम मोहन रॉय है ना, इसके खिलाफ में, इनके खिलाफ में जो है उस अखबार में छापा करते थे, इनके विचारों का जो है विरोध करते थे ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये सब चीजें जब चल रही थी, है ना, तो जब 1882 का समय आया उसके बाद में वहां पर और ज्यादा जो है जैसे 2 फारसी समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। कौन कौन से समाचार, जैसे एक का नाम था जाम ए जहां नामा, है ना, और एक और का नाम था शमसुल अकबर, ठीक है। और फिर उसी वर्ष एक गुजराती अखबार भी प्रकाशित हुआ, है ना, कौन सा, बॉम्बे समाचार करके जो है एक गुजराती अखबार भी उस समय प्रकाशित हुआ था बच्चों। समझते हैं कि 19वीं सदी में मुस्लिम लोगों के बीच में प्रिंट की क्या क्या भूमिका रही थी, है ना। तो देखो क्या हुआ था कि उत्तर भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग थे उनको भैया इस बात का डर होने लग गया था कि जो औपनिवेशिक सरकार है वो कहीं उनका धर्म परिवर्तन ना करा दे। मतलब कि उस समय की जो गवर्नमेंट है उन, है ना, वो इन लोगों को जबरदस्ती धर्म चेंज नहीं कर दे, इनको मुसलमान से कहीं क्रिश्चियन ना बना दे, इनके ये डर बैठने लग गया था, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि यार इनके जो उलेमा से, मतलब जो इनके जो गुरु होते ना वो जो है, उन्होंने जो उलेमा वगैरह जो थे उन लोगों ने क्या करा कि भैया अलग अलग जो है प्रिंट कराना, मतलब ना अलग अलग चीजें छापना स्टार्ट कर दी थी, है ना। कौन कौन से पवित्र ग्रंथ छापना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, जो कि फारसी और उर्दू में हुआ करते थे। किसमें, फारसी और उर्दू में हुआ करते थे। और बहुत सारे समाचार पत्र जो है, धार्मिक समाचार पत्र, वो भी इन्होंने छपवाना स्टार्ट कर दिया था। इससे क्या होता था, इसमें धर्म से रिलेटेड बातें होती थी, इनके जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इनके धर्म से रिलेटेड बातें होने की वजह से क्या होता था, इनको ऐसा लग रहा था कि यार भैया अपन इस तरीके की चीजें करेंगे तो लोग जो है इतनी जल्दी बदलेंगे नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके अंदर धार्मिक भावनाएं बनी रहेगी, ये बात ये चाहते थे, है ना। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है मदरसे भी खोले, है ना, मदरसे में भी जो है शिक्षा दी जाती थी इनके खुद के धर्म की, कि यार भैया हम, ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान अपने धर्म की जब अच्छी शिक्षा देगा तो लोग जो है अपने धर्म से जुड़े हुए रहेंगे, एकाएक दूसरे धर्म से जाएंगे नहीं, मतलब दूसरे धर्म में उनका कन्वर्जन नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है उस समय हो रही थी। तो हम समझते हैं कि 19वीं सदी में हिंदू लोगों के बीच में प्रिंट की क्या क्या भूमिका थी, ठीक है। तो देखो उस समय क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म के लिए भी अलग अलग जो है धार्मिक ग्रंथ वहां पर छपना स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारी जो है किताबें छपना स्टार्ट हो गई थी, धार्मिक किताबें, है ना। जैसे मैं आपको, और वो भी स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, जो कि जिससे सबको समझ में आ सकती थी वो, है ना। जैसे 1810 के अंदर जो है कलकत्ता में छपी थी रामचरितमानस, है ना। क्या छपा था, रामचरितमानस किताब छपी थी भैया, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी, है ना। फिर धीरे धीरे जो है 19वीं शताब्दी के मध्य तक और भी बहुत सारी जो है ऐसे धार्मिक किताबें आने लग गई थी, और उस समय जो है बहुत सारी किताबें छपने की वजह से जो है किताबें सस्ती भी होने लग गई थी, तो लोग जो है बहुत सारी किताबों को खरीद भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे, इससे उनकी धर्म के प्रति भी रुचि बढ़ रही थी, ठीक है। तो कुछ लोगों का तो क्या हो रहा था भैया कि कुछ लोगों को जो है इन प्रिंट की वजह से कहीं पे तो लड़ाइयाँ हो रही थी, और कहीं पे प्रिंट की वजह से लोग आपस में जुड़ भी रहे थे, संस्कृति भी फैल रही थी, है ना। तो कहीं कहीं तो प्रिंट की वजह से फायदा भी हो रहा था और कहीं कहीं पे झगड़े भी हो रहे थे, है ना। और 1880 के दशक में क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर ही जो लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे में श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने कई धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित किया। लखनऊ में कौन सी, नवल किशोर प्रेस, और बॉम्बे में कौन सी, वेंकटेश्वर प्रेस, है ना। इन्होंने बहुत सारी धार्मिक किताबें छापी थी बच्चों। 8वां टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाशनों के नए रूप। मतलब देखो हमारे
हमारे भारत के अंदर जो धार्मिक किताबें तो बहुत सारी छपी रही थी, लेकिन धार्मिक किताबों के अलावा भी बहुत सारी किताबें और भी छपना स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि बहुत सारे उपन्यास मतलब कि नोवेल छपना स्टार्ट हो गए थे, है ना। अब ये नोवेल किस बारे में थे, जैसे कोई व्यक्ति खुद के जीवन के ऊपर नोवेल लिख रहा है, कोई अपने रिश्तों के ऊपर नोवेल लिख रहा है ना, कोई अपने अनुभव बता रहा है, कोई अपनी भावना बता रहा है। इन सब टॉपिक के ऊपर जो है बहुत सारे नोवेल आना स्टार्ट हो गए थे बच्चों, है ना। और यहाँ तक कि खूब सारे लिटरेचर भी आना स्टार्ट हो गए, जैसे कोई गीत लिख रहा है ना, गीतें छपने आने लग गई थी, लघु कथाएं छपने लग गई थी, निबंध छपने लग गए थे। तो ये बहुत सारी चीजें होने लग गई थी। फिर जब 19वीं शताब्दी का अंत आया, मतलब उसके अंत तक, है ना, हमारे इंडिया के अंदर पेंटिंग वगैरह भी छपना स्टार्ट हो गई थी। और पेंटिंग की खास बात ये थी कि जैसे मान लो कोई सी भी एक पेंटिंग है, चाहे वो संस्कृति से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो उस पेंटिंग को देख के समझ में आ जाता था कि ये क्या कहना चाह रही है। जैसे आप इस पेंटिंग को देखो, इसमें समझ में आ रहा है कि ये गांव का दृश्य है, गांव का चित्र बना हुआ है ना। इस गांव में जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग पानी भर रहे हैं, गाय चर रही है, यहाँ पे कुछ जानवर है ना। जो औरतें जो है कुछ काम कर रही है, जैसे ये खाट है, इसकी जो वो खाट पे जो रस्सियां लगाते हैं ना ऊपर जिस पे हम सोते हैं, वो खाट बना रही है, ऐसे समझ लो। तो ऐसे बहुत सारे, ये चरखा चला रही है, ऐसे खूब सारी चीजें जो है हो रही थी। तो ये पेंटिंग से समझ में आ रहा है कि हाँ भैया क्या क्या होता था, ठीक है। तो ये पेंटिंग की खास बात थी, है ना। अब क्या था, भारत के अंदर उस समय एक बहुत प्रसिद्ध, है ना, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम था रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। क्या नाम था, राजा रवि वर्मा। उन्होंने बहुत जोरदार पेंटिंग बनाई थी उस समय, जो मैं आपको सामने दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। अभी आपको आप भी के हिसाब से तुलना मत करो। आप उस समय कोई व्यक्ति इतनी खतरनाक पेंटिंग बना रहा है, सोचा आप बना सकते हो कैसे। तो ये उस समय की पेंटिंग है भैया, जो बहुत जोरदार ये पेंटिंग किया करते थे बच्चों, है ना। मतलब इनकी चित्रकला जो है बहुत शानदार हुआ करती थी, प्रमुख भूमिका थी इनकी, है ना। और यहाँ तक कि उस समय जो है बहुत सारे ऐसे कार्टून वगैरह भी छपने लग गए थे, कैरिकेचर छपने लग गए थे, जिसकी मदद से जो है लोग क्या करते थे, जो पॉलिटिक्स होता था या जो राजनीतिक विषयों के ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते थे, मस्ती मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे। इन सब तरह की चीजें जो है कार्टून की मदद से की जाती थी उस समय, ठीक है। तो हम लोग महिला और मुद्रण, है ना। तो उस समय क्या हुआ था भैया कि जो महिलाएं थी उनके जीवन और उनकी भावनाओं को भी लिखा जाने लग गया था, है ना। यहाँ तक कि जो है खासकर मध्यम वर्गीय घरों की महिलाओं ने भी पढ़ना चालू भी कर दिया था, है ना, कि क्या क्या बातें हो रही है हमारे बारे में, वो भी जानना चाहती थी, ठीक है। और कई पत्रिकाओं ने महिलाओं द्वारा लेखन करना शुरू कर दिया और समझाया कि महिलाओं को शिक्षित क्यों किया जाना जरूरी है। मतलब कि महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड भी वहां पर लिखा जाने लग गया था कि भैया महिलाओं को भी पढ़ाओ, है ना। हमारे यहाँ बोलते कि नहीं पढ़ते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके से वहां पर भी लिखा जाना उस समय भी लिखना शुरू हो गया था बच्चों, ठीक है। तो इस ये लेकिन सब लोग जो है, सब लोग नहीं मानते थे कि महिलाओं को पढ़ाना था, हर परिवार उदार नहीं था, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ रूढ़िवादी जो फैमिली होती थी वो ये सोचते थे कि रूढ़िवादी हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाले लोग, ठीक है, वो ये सोचते थे कि नहीं यार, अगर महिलाओं को हम पढ़ाएंगे तो जो भी महिला पढ़ेगी लिखेगी वो विधवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। बताओ अब यार, ऐसा होता है क्या, ऐसी कोई बात नहीं थी, है ना। ऐसे ही कुछ मुसलमान ये सोचते थे कि अगर कोई महिला ने जो है ना, उर्दू रोमांस पढ़ लिया तो भैया वो महिला जो है वो चरित्रहीन हो जाएगी। तो मतलब पहले के लोगों का ये मानना था कि यार पढ़ लिख कर जो है महिलाएं जो है वो चरित्रहीन हो जाएगी, उनके साथ बुरा होएगा, ये सारी चीजें मानते थे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। हम सब जानते हैं पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी और कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो बच्चों, है ना। तो फिर क्या हुआ, लेकिन अब देखो यार, महिलाएं भी कहाँ मानने वाली थी। मतलब आप कितनी रोक लगा लो, कुछ भी कर लो, पर जिसको पढ़ना है तो पढ़ के रहेगा, है ना। तो उस समय जो है एक रास सुंदरी देवी नाम की एक जो है एक महिला थी, वो क्या करती, चोरी चुप्पे अपने रसोई के अंदर पढ़ लेती थी। मतलब उनकी शादी ऐसे घर में हो गई थी जो उनको पढ़ने नहीं देते थे, इनको पढ़ने नहीं दे रहे थे वो, लेकिन इनको पढ़ना था। तो ये क्या करते, अपने बच्चों की किताबों को जो है चोरी चुप्पे रसोई घर के अंदर बैठ के पढ़ लेती थी, है ना। जब इन्होंने छिप छिप के पढ़ना चालू करा, अब इनको बहुत सारी चीजों की समझ होने लग गई, नॉलेज होने लग गया। फिर इन्होंने भैया एक किताब लिखी, है ना, 1876 में एक किताब लिखी इन्होंने, अपनी खुद की आत्मकथा, अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी, अपनी खुद की जीवनी लिखी बच्चों, है ना। उसका नाम था अमर जीबान। और ये किताब कौन सी भाषा में थी, बंगाली भाषा के अंदर इन्होंने अपनी किताब लिखी थी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली जो किताब लिखने वाली भारतीय महिला थी, वो जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, वो थी भैया रास सुंदरी देवी। कब लिखी थी, 1876 के अंदर, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1860 में एक और महिला थी जिनका नाम था कैलाश बाशिनी देवी, है ना। इन्होंने भी जो है महिलाओं के अनुभवों को उजागर करते हुए बहुत सारी किताबें लिखी। अब कौन कौन से अनुभव, जैसे महिलाओं को कैसे घर पे कैद करके रख देते हैं, महिलाओं पे कैसे
से अत्याचार करते हैं, महिलाओं को अज्ञानता में रखा जाता है, महिलाओं से सिर्फ घर के काम कराए जाते हैं, उनको बाहर की दुनिया देखने नहीं देते, है ना, महिलाओं का शोषण किया जाता था। इन सब टॉपिक के, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने भी भैया किताब लिखी थी, है ना। और ऐसे ही दो महिलाएं भी थी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई 1880 में। इन्होंने भी भैया महिलाओं के जो ऐसे समझ लो कि जो उच्च जाति की हिंदू महिलाएं थी उनके बारे में, है ना, उनके बारे में, विशेषकर किसके, विधवाओं के बारे में, ठीक है, विधवाओं के बारे में और उनके दयनीय जीवन के बारे में इन लोगों ने भी, इन दोनों ने भी लिखा था बच्चों वहां पर, ठीक है। अच्छा, फिर देखो फिर क्या हुआ, हिंदी मुद्रण 1870 के दशक से ही गंभीरता से शुरू हो गया था, मतलब 1870 से चालू हो गया था, है ना, लिखना। और प्रिंट सामग्री का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित हो गया था। मतलब अब ये फिक्स हो गया था कि हाँ भैया, अब महिलाओं की शिक्षाओं के ऊपर भी जोर देना है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा के लिए भी बहुत सारी किताबें छपना स्टार्ट हो गई थी, है ना। कौन कौन सी, जैसे कि कौन कौन से विषयों की किताब थी कि स्त्री शिक्षा हो गया, विधवा हो गया, विधवा पुनर्विवाह, कि अगर कोई विधवा हो भी जाती है तो उसका दोबारा शादी भी कर सकते हैं, तो विधवा पुनर्विवाह, इन सब बातों के ऊपर भी भैया लिखना, छपना और चालू हो गया था, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम चड्डा, उन्होंने भी एक किताब छापी थी जिसमें वो ये बताते थे कि महिलाओं को कैसे आज्ञाकारी होना चाहिए, मतलब उनको एक अच्छी वाइफ कैसे बन के रह सकती है, इस बारे में भी उन्होंने जो है एक किताब छापी थी महिलाओं के लिए बच्चों। हम लोग प्रिंट और गरीब लोगों को, है ना। तो देखो 19वीं शताब्दी में जो है बहुत सारी सस्ती और छोटी किताबें बाजारों में लाई गई थी, है ना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत सारे सार्वजनिक पुस्तकालय, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो गई थी, जिसकी वजह से जो है लोग वहां पे उधार में, मतलब रेंट में, किराए पे किताबें ले सकते थे और आसानी से शिक्षा उनको ले सकते थे, पढ़ सकते थे। मतलब अब जो है किताबें सबके लिए अवेलेबल थी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब है ना। अब क्या था, उस समय एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी और वो समस्या थी जातिगत भेदभाव की, मतलब कि जाति के हिसाब से जो है लोगों में भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो क्या था, ये सब चीजें अच्छी तो थी नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्योतिबा फुले, ठीक है, जो कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। इन्होंने भैया इसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट करा, है ना। और इन्होंने एक किताब लिखी 1971 में जिसका नाम था गुलामगिरी, जो किस बारे में थी, जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। इसी तरीके से दो व्यक्ति और थे, एक का नाम था BR अम्बेडकर साहब और एक थे EV रामास्वामी साहब, है ना। इन्होंने 20वीं शताब्दी के अंदर जो है इन्होंने भी जाति के खिलाफ, मतलब जातिगत जो भेदभाव हो रहा है ना, इसके खिलाफ इन्होंने भी लिखना स्टार्ट करा और इनकी किताबें जो है वो भी बहुत लोगों ने पढ़ी थी बच्चों उस समय, ठीक है। अब क्या था, काशी बाबा एक व्यक्ति और थे, है ना। काशी बाबा ने 1938 में एक पुस्तक लिखी और प्रकाशित करी। पुस्तक का नाम क्या था, छोटे और बड़े का सवाल, है ना। मतलब इस पुस्तक में किस बारे में बात हो रही थी, जाति और वर्ग शोषण के बीच संबंध दिखाए गए थे, मतलब जाति से रिलेटेड, जातिगत भेदभाव से रिलेटेड ही इस पुस्तक के अंदर भी बात करी थी, ठीक है। उसी तरीके से एक और कानपुर के अंदर 1935 से 1955 के बीच में एक और किताब लिखी गई थी, है ना, जो कि भैया कानपुर मिल के एक अन्य मजदूर की कविताएं, मतलब उनने लिखी थी, एक मिल का एक मजदूर था, उन्होंने लिखा और जिन्होंने उन्हें सुदर्शन चक्र के नाम से लिखा था। किस नाम से लिखा था, सुदर्शन चक्र के नाम से लिखा था और उसमें भी यही सब बातें होती थी, जाति से रिलेटेड बातें थी, ठीक है। और फिर जो है 1930 के दशक तक बेंगलोर और बॉम्बे में, है ना, श्रमिकों के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी बच्चों, ठीक है। मतलब वहां पर जो है पुस्तकालय वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे, है ना। समझते हैं हम लोग प्रिंट और प्रतिबंध, मतलब कि सेंसरशिप के बारे में, प्रिंटिंग की सेंसरशिप के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, अब हम ये पढ़ेंगे कि आप क्या छाप सकते हो और क्या नहीं छाप सकते हो, ठीक है। छापने के ऊपर भैया नियम कानून लग गए हैं इसमें, है ना। तो देखो हुआ क्या था कि 1798 से पहले जो है हमारे भारत के अंदर औपनिवेशिक सरकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार हुआ करती थी। तो कोई भी व्यक्ति जो है इस सरकार के खिलाफ कोई नहीं छाप रहा था। जब तक कोई छाप नहीं रहा था ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी, सब चीजें अपने आप चल रही थी, कोई भी कुछ भी छाप सकता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि देखो भारत में कुछ अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने इन ईस्ट इंडिया के खिलाफ बोलना और छापना स्टार्ट कर दिया। क्यों बोलना छापना स्टार्ट करा, क्योंकि इस ईस्ट इंडिया की कंपनी के कुछ अधिकारी जो है उल्टे सीधे काम करते थे, घृणित कार्य करते थे, कुशासन करते थे। तो इन सब चीजों से परेशान होकर इन्होंने इनके खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया और छापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी को ये बात नहीं जमी, तो इन्होंने बोला यार तुम ऐसे कैसे छाप सकते हो, ऐसे तो हमारे बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा, हमारी कंपनी की जो है वैल्यू, रेपुटेशन जो है वो डाउन होने लग जाएगी, है ना। तो ये लोग जो है गए भैया कोर्ट में। कहां पर गए? 1820 के अंदर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और वहां पर जाकर इन्होंने बोला कि यार इस छापने के ऊपर कानून बनाओ कुछ न कुछ, ठीक है, ऐसे हर कोई कुछ नहीं छाप सकता, हमारी बेइज्जती होने लग जाएगी इससे, ठीक है। तो कानून भी बन गया वहां पर कि हाँ भैया आप कोई भी कुछ नहीं छाप सकता, ठीक है। और साथ में जो छाप भी रहे हैं, अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में छापेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अच्छा छाप रहा है, मतलब उनकी अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, तो भैया उन सब समाचार पत्रों को जो है ना, उन सब समाचार पत्रों को भैया प्रोत्साहन दिया जाता था, मतलब उनको कोई गिफ्ट दे देते, पैसे मिल जाते थे, ये सारी चीजें उस समय भी हुआ कर रही थी बच्चों, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो 1835 का समय आया है ना, उस समय अब देखो यार बहुत सारे लोग जो छापना चाह रहे थे वो छाप नहीं पा रहे थे, दिक्कतें होने लग गई थी। तो फिर बहुत सारे एडिटर जो संपादक थे, है ना, चाहे वो अंग्रेजी अखबार के हो, चाहे हिंदी अखबार के हो, या कोई सी भी स्थानीय भाषा के अखबार के हो, है ना, उन्होंने भैया वो गए वापस से किसके पास? वो गए विलियम बेंटिक, भारत के पूर्व गवर्नर जनरल के पास में गए और बोला यार हमको यार छापने की तो कम से कम आज़ादी दो, छाप तो सके, हम लिख तो सके कुछ न कुछ। तो इन्होंने जाके एक याचिका करी, याचिका मतलब एक निवेदन करा, कोई माथा फोड़ नहीं करी, निवेदन करा कि यार हमको इतनी तो आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि हम लोग जो अपनी मर्जी का कुछ लिख सके, कुछ छाप तो सके। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है यार तुमको दे देते हैं कि हाँ चलो छापो यार, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। तो फिर जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस मेकाले, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने बता दिया कि नहीं यार अब तुमको छापने के लिए छूट है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर जब 1857 की क्रांति आई, याद है, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, उसको ही बोलते हैं 1857 की क्रांति। ये हमारे भारतीयों का पहला युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ में, है ना। तो जब 1857 की क्रांति हुई ना बच्चों, उस समय क्या हुआ कि जो प्रेस वाले हैं, जो छापने वाले लोग थे, उनका दृष्टिकोण ही बदल दिया उस क्रांति ने, है ना। मतलब पहले वो कुछ और चीजें छापा करते थे, फिर उनके दिमाग में आया कि यार ये तो मतलब अब बहुत ही ज्यादा हो गया। तो उन्होंने जो है प्रेस के अंदर जो है 1857 की क्रांति के बाद में भैया लोगों ने जो है देशभक्ति से रिलेटेड चीजें छापना स्टार्ट कर दी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब जो औपनिवेशिक सरकार जो थी, उसके खिलाफ में चीजें छापना स्टार्ट कर दी, जिससे लोगों के अंदर जो है जिससे लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत होना स्टार्ट हो गई। अब ये सब चीजें देख के जो है औपनिवेशिक सरकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, उनको ये सब बातें थोड़ा ना जमती थी, उनको तो डर लगने लग गया था इन सब चीजों के ऊपर कि यार ये सब चीजें हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भैया एक अधिनियम पारित करा, ठीक है। कौन सा अधिनियम था? उसका नाम था भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। 1878 में इन्होंने ये एक अधिनियम लेके आए भैया, कानून लेके आए। क्या था भैया? इसमें ये बोला जाता था कि जितने भी लोकल प्रेस वाले हैं, इस कानून में उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? नजर रखी जाएगी कि तुम जो है कुछ भी उल्टा सीधा नहीं छाप सकते हो, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा छापा भी तो पहले तो तुमको एक बार वार्निंग देंगे कि भैया मत छापो। अगर नहीं माना, है ना, अगर तुमने देशभक्ति से रिलेटेड चीजें छापी और तुमने नहीं माना, तो फिर तुम्हारी जो प्रेस है उसको सीज कर देंगे, मतलब उसको जब्त कर लेंगे और तुमको नहीं छापने देंगे। तो ये एक कानून आ गया था जिसको हम लोग बोलते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बच्चों, ठीक है। हालांकि कोई लोग मानने वाले नहीं थे, कैसे भी कर कुरा के वो तो देशभक्ति से रिलेटेड चीजें जो है वो छाप ही रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ कि 1907 में ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, इन्होंने भी अखबार में, उनका एक अखबार था केसरी, क्या नाम था? केसरी अखबार में इन्होंने भी भैया देशभक्ति से रिलेटेड चीजें इन्होंने भी छापी थी, राष्ट्र भावना से रिलेटेड चीजें इन्होंने छापी, जिसकी वजह से इनको 1998 के अंदर जो है जेल जाना पड़ा था बच्चों, ठीक है। अब जब ये जेल गए ना, तो भैया फिर देश के अंदर जो है विद्रोह हो गया, बहुत लोगों ने विद्रोह करा, बहुत लोग जो है इनके सपोर्ट में आ गए थे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रिंट ने देखो कितनी सारी चीजें करी, कितना बड़ा अहम रोल है इस प्रिंट का, ठीक है। तो अपना चैप्टर होता है बच्चों यहाँ पर समाप्त, खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस तीनों ही सब्जेक्ट में आपको एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं, तो जाओ देखो और अपनी पढ़ाई को आसान बनाओ।